अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम ना चैप्टर नंबर 3 द सेल स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर बहुत लंबा है नो डाउट, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से मज़ीद चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे, इसी तरीके से टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो जाती हैं लेकिन वर्थ इट होंगी इंशाल्लाह। जब आप बोर्ड का पेपर दे के आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक एक कोई भी अगर एमसीक्यू आता है तो एक एमसीक्यू भी आपसे ऐसा नहीं होगा जो ना हल हो रहा हो। ठीक है, हर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू आपको आता होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बुक की वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़ी होगी तो आपको कैसे नहीं वो चीज़ आएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? लेबर मजदूर को कहते हैं ना। देखिए, एक घर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बन रही है। अब बिल्डिंग के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ मज़दूर लगे होते हैं। एक मज़दूर वो ईंटें लेके आ रहा है, एक मज़दूर सीमेंट लेके आ रहा है, एक मज़दूर पानी लेके आ रहा है, और एक मिस्त्री जो है वो काम करता जा रहा है। ठीक है, तो हर मज़दूर जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर एक मज़दूर है उसको हम ये भी काम देने कि तुमने ईंटें भी लेके आनी है, तुमने ही सीमेंट भी लेके आना है, तुमने ही पानी भी लेके आना है, तो वो उतनी एफिशिएंसी से और उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा जितना कि एक ऐसा मज़दूर है जिसको आपने सिर्फ यही काम सौंपा हुआ है कि आपने एक ही काम करना है बस। यानी कि वही बात है कि आप एक काम अगर कर पाओगे ना तो आप उसे अच्छे से फोकस कर पाओगे। लेकिन एक ही शख्स को अगर आप मुख्तलिफ काम दे दो, मल्टीटास्किंग जो होती है ना वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, उसमें ना सही रिजल्ट नहीं आते। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी यही किया है कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है ना, हर ऑर्गेनेली को एक ख़ास काम दे दिया है कि तुमने ये काम करना है और वो परफेक्ट तरीके से करना है। जिस तरह सेल के अंदर तुम्हें पता है कि आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जो एटीपी एनर्जी बनानी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनानी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब यही काम दिया गया कि आपने सिर्फ एनर्जी बनानी है तो वो काम अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से कर पाएगा। इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? राइबोसोम लगे होते हैं प्रोटीन बनाना। अब उसका एक ही काम है प्रोटीन बनाना, तो वो उसको कहना है कि उसने और कोई काम करना ही नहीं है, तो वो अपना वही काम परफेक्ट तरीके से कर पाएगा। इसी तरीके से गोल्जी का काम पैकिंग करना है, तो सिर्फ उसने पैकिंग ही करनी है, तो वही काम वो परफेक्ट तरीके से कर पाएगा। अगर आप गोल्जी को कह रहे हो कि तुमने पैकिंग भी करनी है, तुमने प्रोटीन भी बनानी है, तुमने एटीपी भी बनानी है, तो फिर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अल्लाह ताला ने सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज के अंदर रखी हुई कि हर एक ऑर्गेनेली को एक स्पेसिफिक काम दिया है कि तुमने ये काम करना है और जो काम करना है अच्छे से करना है, परफेक्ट तरीके से करना है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक मजदूर अपना अपना काम कर रहा है। ठीक, उनके दरम्यान में काम की डिवीजन हुई है, काम की तकसीम हुई है। ये विद इन सेल्स भी होती है, अक्रॉस द सेल भी होती है। विद इन सेल का मतलब है सेल के अंदर, जिस तरह के मैंने आपको ऑर्गेनेलीज वाली एग्जाम्पल दी। ठीक है, वो देखें। और अक्रॉस द सेल का मतलब है कि पूरी बॉडी के अंदर भी हमारे यही काम चल रहा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल हैं। एक सेल रेड ब्लड सेल है, तो उसका क्या काम है? तुमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, सिर्फ अब तुमने यही काम करना है। रेड ब्लड सेल, तुमने कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी, तुमने कोई और काम नहीं करना। मसल सेल, तुमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तुमने कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, तुमने कोई मैसेज ट्रांसपोर्ट नहीं करना। तो जब मसल सेल को सिर्फ एक ही काम दिया गया ना तो वो परफेक्ट तरीके से वो काम कर पाएगा। ठीक हो गया, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उनको स्पेशलाइज कर देना, मखसूस कर देना कि तुमने वही काम करना है। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि वो जो स्पेसिफिक टास्क है वो मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। ठीक है, वो कहते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक बहुत बुनियादी असूल है जिसका मकसद क्या है? एफिशिएंसी बेहतर हो। ठीक है, एंड फंक्शनैलिटी बेहतर हो इन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो काम की एफिशिएंसी बेहतर आती है, काम की फंक्शनैलिटी, जो काम होता है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जाता है। वही काम जो मैंने आपको बताया कि एक शख्स को एक काम दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसे 10 काम दे दो। ठीक है, अब विद इन सेल कैसे होती है डिवीजन ऑफ लेबर? पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखें, विद इन सेल की अगर हम बात करें तो विद इन सेल जो है ना, सेल के अंदर वो कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जाम्पलीफाइड, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे बयान कर सकते हो बाय द वेरियस ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर मौजूद हैं, दैट ईच कैरी आउट, हर ऑर्गेनेली ने एक डिस्टिंक्ट फंक्शन, एक खास काम सर अंजाम देना है। नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल, जो सेल के सर्वाइवल के लिए, सेल के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? एटीपी बनाना, तो इसने सिर्फ एटीपी बनानी है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना, तो इसने प्रोटीन ही बनानी है, इसने कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करना। और जो प्रोटीन बनानी वो परफेक्ट तरीके से, बेस्ट तरीके से बनानी है। ठीक है,
वो कह रहा है मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका काम है एनर्जी जनरेट करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ना, और स्मूथ का क्या काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करना, ठीक है। और लाइसोसोम का क्या काम होता है वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं ना, ये हम डिटेल से हर ऑर्गेनेली के अंदर पढ़ चुके हैं। इन दिस वे, इस तरीके से फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली, हर ऑर्गेनेली जब अपना बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम देती है तो कंट्रीब्यूट्स तो इससे ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है, टू द सेल्स ओवरऑल सर्वाइवल। इस तरह सेल की जो सर्वाइवल होती है, मतलब सेल का जो जिंदा रहना है, जो सेल की ग्रोथ होती है सेल ने, और जो सेल की फंक्शनिंग जो सेल ने काम करना है, उस चीज़ में ये चीज़ हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करके कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब इस ऑर्गेनेली ने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, बाकी लाइसोसोम ने अपना काम किया, ठीक है। एक गोल्जी यहाँ पे पड़ा होता है, गोल्जी ने अपना काम किया। तो जब हर ऑर्गेनेली अपना काम बेहतरीन तरीके से करती है ना, तो वो एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, सेल की सर्वाइवल में, सेल की ग्रोथ में और सेल की फंक्शनिंग में। ये हमारे पास विद इन सेल हमने पढ़ ली। अक्रॉस द सेल अगर हम बात करें, वही बात मतलब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कहता है कि जो हम, मैंने आपको पहले भी बताया मल्टी क्या होता है, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, मैनी सेल। जो हम हैं ह्यूमन बींग, हमारे अंदर कितने ज़्यादा सेल्स हैं ना, तो हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने डिवीजन ऑफ लेबर रखी हुई है। वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का जो प्रिंसिपल है ना, ये जो सूल है, ये एक्सटेंड कर रहा होता है अक्रॉस सेल्स, सेल्स के अक्रॉस भी, मतलब विद इन सेल तो है ही है, सेल के अंदर तो है ही है, अक्रॉस द सेल, सेल के दरमियान में भी कॉन्सेप्ट फैला हुआ है। हर सेल जो होता है परफॉर्म स्पेसिफिक रोल, उसने अपने खास काम से अंजाम देना है, ठीक है। और एंड कंट्रीब्यूट करना है किसमें, टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, के पूरी बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का, उस पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जो मसल सेल्स होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं मसल सेल्स, इनका क्या मकसद है, कॉन्ट्रैक्शन करना और मूवमेंट करवाना बॉडी की। इन्होंने बस यही काम करना है, इनका कोई काम नहीं है कि तुमने ऑक्सीजन कैरी करके लेके जानी है, तुमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, नहीं, एक काम करो अच्छे से करो, ठीक है। नर्व सेल्स इसी तरीके से, इनका क्या काम होता है, ट्रांसमिट करना मैसेज को, बस इन्होंने मैसेज ही ट्रांसमिट करना है। और रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना लंग से टिश्यू तक, ठीक है। तो जो काम करो परफेक्ट करो, बेस्ट करो, एक ही काम है। इसी तरीके से अगर आपको पढ़ाई का काम दिया गया बीइंग अ स्टूडेंट, तो आप जो अपनी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ें, एक काम करें एक ही वक्त में। ये नहीं कि एक ही वक्त में आप मूवी देख रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं होता। मल्टीटास्किंग तो आपको पता है एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। ये इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन जो होती है ना सेल के दरमियान में, वो कहता है कि ये जो स्पेशलाइजेशन है, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, इससे क्या होता है, ये चीज़ अलाउ करती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, ये इसी लेबर ऑफ डिवीजन की प्रिंसिपल के तहत जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इतने पेचीदा ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह हमारी बात कर लो, हम इस काबिल हुए हैं कि हम वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, इतना ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकें। मतलब हमारे अंदर देखो कितने फंक्शन हो रहे हैं, वो इसी बदौलत, प्रिंसिपल की बदौलत हो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल डाल दिए हैं और हर सेल को अलग-अलग काम दे दिए, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। हर सेल अपना अपना काम कर रहा है और बेस्ट तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो यही जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, इस स्पेशलाइजेशन की बदौलत ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बीइंग है, वो इतनी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है। समझ आ गई आपको। अब हम आगे इंशाल्लाह आगे स्टेम सेल्स पढ़ेंगे। स्टेम सेल भी बल्कि साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, अब ना हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जो बैक्टीरिया वगैरह में होती है, जिसमें एक ही सेक्स चाहिए होता है, मतलब एक ही बैक्टीरिया होगा, वो दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, बस कोई मेल कोई फीमेल नहीं है। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बींग होते हैं, इनमें दो सेक्स होते हैं, एक मेल सेक्स फीमेल सेक्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, पहले मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट देती हूँ, ठीक है। स्टेम सेल होते क्या, मेल सेक्स है जिसने स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, फीमेल सेक्स है जिसने एग प्रोड्यूस करने हैं। ये स्पर्म एग के साथ जाके अपने फ्लैजिला के जरिए से मूव करते हुए जाएगा एग के पास और एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, उसके नतीजे में जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है ना, ये एक सिंगल सेल है। ये जो सिंगल सेल होगा ना, ये बाद में डिवाइड करेगा और डिवाइड कर करके इतने ज़्यादा सेल्स बना देगा। जब ये इतने ज़्यादा सेल बना देगा ना, उनमें से कुछ सेल्स जो होंगे ना, वो ना स्पेशलाइज हो जाएंगे और स्पेशलाइज होके उन्होंने क्या करना है, न्यूरल स्टेम सेल बना देने हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स बनाने मतलब उन्होंने, जी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, मेल सेक्स ने स्पर्म बनाया, फीमेल सेक्स ने एग बनाया, ठीक है। स्पर्म और एग जाके कंबाइन करेंगे, जाइगोट बनेगा। अभी जो जाइगोट होता है ना, इसने मज़ीद डिवाइड होते रहने, ये एक सिंगल सेल होता है, ये स्पेशलाइज नहीं है, ये अनस्पेशलाइज सेल है जाइगोट, ठीक है। इस अनस्पेशलाइज सेल ने डिवाइड होते रहना है।
और डिवाइड होकर न्यू सेल बनाते रहना है। ठीक, सपोज कर लो डिवाइड होता गया इसने डिवाइड होकर ये वाले सेल्स बनाए, न्यू मज़ीद नए सेल्स बनाए डिवाइड होके। ठीक है, अब ये वाले जो सेल्स हैं ना ये भी अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, ये भी स्पेशलाइज नहीं है। लेकिन वो बात, ये वाले जो अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं ये भी अभी स्पेशलाइज नहीं है, कोई ख़ास सेल नहीं है, आम सेल नहीं है। इन्होंने बाद में क्या होना है, इन्होंने कहना भाई अब हमें स्पेशलाइज हो जाना चाहिए, हमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फिर इन्होंने इन सेल्स ने स्पेशलाइज हो जाना है, और स्पेशलाइज होके सपोज कर लो ये जो सेल थे इन्होंने न्यूरॉन बना दिया। ठीक है, तो ये जो अनस्पेशलाइज सेल हैं जो जाइगोट से बने हैं, इन अनस्पेशलाइज सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने बाद में स्पेशलाइज सेल बनाना शुरू कर दिए जो कि सपोज कर लो न्यूरॉन था। इसी तरीके से जाइगोट ने और भी दूसरे तरह के अनस्पेशलाइज सेल बनाए, मिसाल के तौर पर ये वाले। ठीक है, ये अनस्पेशलाइज सेल बनाए और उन अनस्पेशलाइज सेल ने बाद में फिर स्पेशलाइज होना है, मखसूस हो जाना है। और क्या मखसूस होकर बना दिया, मिसाल के तौर पर मखसूस होकर उन्होंने लंबी लंबी हमारी बोन्स बना दी। ठीक है, या उन्होंने फ़ैट का टिश्यू बना दिया। ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे किया इन जाइगोट सेल ने, ये भी हो सकता है जाइगोट सेल डिवाइड हुए और डिवाइड होके उन्होंने ऐसे अनस्पेशलाइज सेल बनाए, फिर उन सेल्स ने स्पेशलाइज होके हमारे रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर दिए, वाइट ब्लड सेल बनाना शुरू कर दिए। तो ये वाले जो तीनों है ना, ये और ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, इन अनस्पेशलाइज्ड सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि जाइगोट से ही बने हैं। ठीक है, अब हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये देखें। वो कहता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो किससे निकलते हैं, जाइगोट से निकलते हैं। जो सेल बनना है वो जाइगोट से ही बनना है। ठीक है, सिंगल सेल होता है जाइगोट, उससे सारे के सारे सेल बनते हैं। जाइगोट खुद क्या है, ये एक अनस्पेशलाइज सेल है, ये कोई मखसूस सेल नहीं है, ये अनस्पेशलाइज है। ठीक है, लेकिन इस जाइगोट के अंदर एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी है, ये जो जाइगोट है ना इसने डिवाइड होते रहना और होके इसने न्यू सेल्स बना देने हैं। और वो जो न्यू सेल्स है ना, वो ये न्यू सेल्स की बात कर रहा है, ये वाले न्यू सेल्स, वो जो न्यू सेल्स होते हैं वो मज़ीद फिर डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पेशलाइज सेल्स के अंदर। ठीक है, वो न्यू सेल्स, जो न्यू सेल्स से मुराद है वो स्टेम सेल की बात कर रहा है। ये जो न्यू सेल्स हैं ये मज़ीद डिफ्रेंशिएट होंगे और डिफ्रेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सही हो गया। ये जो अनस्पेशलाइज सेल है ना, ये वाले जो अनस्पेशलाइज सेल हैं जो जाइगोट से बने और जिनके अंदर एबिलिटी थी, किस चीज़ की एबिलिटी थी कि वो स्पेशलाइज हो गए बाद में, उन बाद में वो स्पेशलाइज हो गए ना, उन अनस्पेशलाइज सेल को हम स्टेम सेल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये वाले अनस्पेशलाइज सेल दैट हैज़ द एबिलिटी, जिनके अंदर एबिलिटी थी किस चीज़ की, कि उन्होंने बाद में वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज सेल बना दिए। ये देखिए, ये स्पेशलाइज सेल है, ख़ास सेल है, ये स्पेशलाइज नहीं था। ठीक है, वो वाले जो अनस्पेशलाइज सेल है ना, हम उनको स्टेम सेल कहते हैं, ये स्टेम सेल्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये स्टेम सेल्स हैं, ये खुद अनस्पेशलाइज थे, लेकिन जब बाद में वो लेकिन उनके अंदर एबिलिटी थी कि उन्होंने बाद में जाके स्पेशलाइज सेल बना दिए, बोन सेल बना दिया, फैट का सेल बना दिया। ठीक है, तो ये जो अनस्पेशलाइज सेल है इनको स्टेम सेल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, ये जो हमारा जाइगोट होता है ना, ये डिवाइड करता है। जब जाइगोट डिवाइड कर रहा होता है ना, तो जाइगोट ने ड्यूरिंग डिवीजन डिफरेंट सेल लाइन बनानी है। जिस तरह के मैंने आपको दिखाया, एक ये सेल लाइन बना दी, एक ये सेल लाइन बना दी, एक ये सेल लाइन बना दी। तो जाइगोट ने मुख्तलिफ सेल लाइन बनानी है। द सेल्स ऑफ ईच लाइन, हर सेल लाइन के जो सेल्स होते हैं ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं स्पेसिफिक टाइप के अंदर। जिस तरह के इस सेल लाइन के जो सेल्स थे उन्होंने न्यूरॉन बना दिए, इस सेल लाइन के जो सेल्स थे ना उन्होंने बोन बना दी, एडिपोज टिश्यू बना दिया, कार्टिलेज बना दिया। ये वाली जो सेल लाइन थी ना, ओहो सॉरी आपको नज़र ही नहीं आ रहा कब से मैं पढ़ाई जा रही हूँ। चलिए मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, वो कैमरा एक साइड पे हुआ था। अच्छा, वो कहते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है हमारी, मतलब जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, ठीक है, तो जो हमारा जाइगोट होता है ना वो डिवाइड करता है। जाइगोट, जाहिर सी बात है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल ने तो हमारी पूरी बॉडी को बनाना है। तो जाइगोट ने डिवाइड हो के क्या करना है, डिफरेंट सेल लाइन बनानी है। देखिए, एक ये सेल, ये जाइगोट था, जाइगोट डिवाइड होकर इसने एक ये सेल लाइन बना दी। फिर जाइगोट डिवाइड हुआ, इसने एक ये वाली सेल लाइन बना दी। फिर जाइगोट डिवाइड हुआ, इसने ये वाली सेल लाइन बना दी। तो इस सेल लाइन के नतीजे में जो सेल्स बने हैं ना वो न्यूरॉन्स वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेल लाइन के नतीजे में जो सेल्स बने हैं वो बोन बनी, कार्टिलेज बनी, एडिपोज टिश्यू बना। इस सेल लाइन के नतीजे में जो सेल्स बने वो रेड ब्लड सेल बने, वाइट ब्लड सेल बने, प्लेटलेट्स बने। ठीक हो गया। ये उन्होंने कहा हुआ है ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो हमारा जाइगोट होता है जब वो डिवाइड कर रहा होता है ना, तो वो उसने डिफरेंट सेल लाइंस बनानी है, मुख्तलिफ सेल लाइन बनाई। द सेल्स ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के जो सेल्स थे वो डिफ्रेंशिएट होते गए इनटू स्पेसिफिक टाइप के अंदर, लाइक स्किन सेल्स बन गए, मसल सेल बन गए, नर्व सेल बन गए, ब्लड सेल बन गए।
तो ये आपको डिफरेंट सेल लाइन वाली बात समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है कि जब जाइगोट जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जाइगोट ने डिवाइड होना है और डिवाइड होकर एक ये सेल लाइन बना दी, एक ये सेल लाइन बना दी, एक ये सेल लाइन बना दी, अमूमन यही सेल लाइन्स बनती हैं। इस सेल लाइन के नतीजे में जिसको कहते हैं न्यूरल स्टेम सेल, उन्होंने न्यूरॉन्स बना देने हैं। इसी तरीके से मीजेनकाइमल स्टेम सेल ने आपके बोन, कार्टिलेज, फैट बनाना है आपका। जो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, इन्होंने आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह बनानी होती हैं। ये स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या हैं? खुद अनस्पेशलाइज सेल्स हैं, लेकिन जब इन्होंने स्पेशलाइज होना है, मतलब थोड़ा मखसूस होना है, तो इन्होंने कोई ख़ास तरह के सेल बनाना शुरू कर देना, और ये बनते जाइगोट से ही हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, अब वो स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ी और बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं रिमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ भी रह रहे होते हैं। ये नहीं है कि स्टेम सेल्स स्पेशलाइज होकर ख़त्म हो गए हैं, बस उन्होंने न्यूरॉन्स बना दिए है, वो सारे स्पेशलाइज सेल बना के खुद ख़त्म हो गए। खुद ख़त्म नहीं होते, खुद भी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं, जब बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है ना, इन्होंने डिवाइड हो जाना है और डिफ्रेंशिएट हो जाना है इनटू स्पेसिफिक सेल एज द बॉडी नीड दैम। जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने डिवाइड होते जाना है। ठीक है, जब बॉडी को इनकी ज़रूरत होगी। दे कैन ऑल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू अंडर द राइट कंडीशन। जब सही वाली कंडीशन होगी तो इन्होंने हमारे डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर कर देना है। मिसाल के तौर पर ये आपकी उंगली है, उंगली पे थोड़ा सा यहाँ पे कट लग जाता है, तो यहाँ पे सारी स्किन यहाँ से उतर गई। ठीक, कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे दोबारा वही वाली स्किन आई हुई है। वो कैसे आ जाती है? यहाँ पे स्टेम सेल्स पड़े होते हैं। वो स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, डिवाइड हो के जो जिस तरह के आपके पहले सेल्स हैं ना, उस तरह के सेल्स में स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल उस तरह के नए सेल बन जाते हैं, और आपकी स्किन बिल्कुल उस तरह की, उंगली बिल्कुल दोबारा उस तरह की होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टेम सेल्स ने क्या किया? जो डैमेज टिश्यू था उसको भी रीजनरेट कर दिया। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं, वही जो मैंने आपके अभी एग्जांपल दी, स्किन के अंदर आपके मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं? आपके ज़ख्म को बढ़ने में मदद देते हैं। इसी तरीके से स्टेम सेल्स आपके लीवर के अंदर मौजूद होते हैं, हेल्प टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट्स होते हैं ना, अगर उनको कोई डैमेज वगैरह हो गया तो अल्लाह ताला ने लीवर के अंदर स्टेम सेल्स रखे हुए हैं कि अगर हिपेटोसाइट्स डैमेज हो गए हैं तो उनको वहाँ पे रिपेयर करने के लिए, मतलब सपोज़ कर लो ये लीवर सेल था ना, यहाँ पे सपोज़ कर लो यहाँ पे कोई डैमेज हुआ और ये वाले 2 हिपेटोसाइट्स हो गए यहाँ से गायब, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स पड़े होते हैं, वो आते हैं इन 2 हिपेटोसाइट्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, दोबारा नए 2 हिपेटोसाइट्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स हमारे लीवर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और उनका क्या मकसद होता है? टू रिपेयर डैमेज को रिपेयर करना। इसी तरीके से स्टेम सेल्स आपकी बोन मैरो के अंदर भी मौजूद होते हैं। देखिए बोन मैरो के अंदर ये बोन है, और बोन मैरो के अंदर उन्होंने स्टेम सेल्स दिखाए हुए हैं। ये स्टेम सेल्स है बोन मैरो के अंदर। इन्होंने क्या करना होता है? डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स बनाने होते हैं। जिस तरह के रेड ब्लड सेल एक की जो लाइफ स्पैन होता है ना 120 डेज़ का होता है, तो 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल खत्म हो जाने हैं, तो फिर नए रेड ब्लड सेल स्टेम सेल नहीं बनाने हैं जो कि बोन मैरो के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के अंदर मौजूद होते हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है और डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स बनाने हैं और डिफरेंट तरह के इम्यून सेल्स बनाने हैं। इम्यून सेल में वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं और डिफरेंट तरह के ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे कुछ बॉडी के पार्ट है, जिस तरह कि आपकी गट है, बोन मैरो है। अच्छा, आपकी ना जो जीआईटी होती है ना, जीआईटी में मतलब जीआईटी वो सारा रास्ता होता है जहाँ से आपकी फूड गुजरनी होती है, जिसमें आपका फूड पाइप है, ये सारा आप देखेंगे। उसके बाद आपका स्टमक आ जाता है, उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी गट होती है ना, गट में सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। वो सेल्स मुसलसल उतरते रहते हैं, तो उन सेल्स को रिप्लेस भी तो करना है ना, तो वो स्टेम सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो सेल्स उतरी जा रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स जो हैं वो स्टेम सेल्स बना रहे होते हैं, और वो सेल्स उतर के आपके जो फीसिस होती है ना, वेस्ट मटेरियल, उनमें आ रहे होते हैं बाहर। ठीक, तो वही कह रहा है कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसा कि आपकी गट हो गई, आपकी बोन मैरो हो गई, यहाँ पे स्टेम सेल्स अडल्ट पड़े होते हैं जो रेगुलरली जो डिवाइड करते रहते हैं और न्यू टिश्यू प्रोड्यूस करते रहते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ताकि यहाँ पे सेल्स को मेंटेन किया जाए ऑब्वियसली। ठीक है, अगर यहाँ पे सेल्स उतर रहे हैं तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अडल्ट स्टेम सेल्स भी रखे हुए हैं ताकि उन सेल्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जा सके जो सेल्स उतर गए हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, समझ आ गई होगी। एक एक वर्ड की जो कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक करें चैनल को। और अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसी तरीके से हम बायोलॉजी 9th क्लास की पूरी पढ़ेंगे। अगली वीडियोज़ में इस तरीके से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।